हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास आज आपके लिए लेके आ रहा है सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी केस इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी केस इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम लोग ने पहले के दो लेक्चर में डिसोल्यूशन का बेसिक दो प्रॉब्लम्स हम लोग ने कवर किए थे। एक प्रॉब्लम कवर किया था 2 लेक्चर में, आपने वो देखा ही होगा। नहीं देखा है तो आप अभी भी देख सकते हो, कभी भी देखो। सिंपल डिसोल्यूशन मैंने कवर किया हुआ है पहले के 2 लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैं कवर करने जा रही हूँ इंसॉल्वेंसी। अगर सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है डिसोल्यूशन के केस में तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। आपके लिए एक प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है। देखिए, मैं प्रॉब्लम रीड करती हूँ। ट्रांसफर स्टेज मैंने करके रखा है। आगे का प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पर्टिकुलरली जो इंसॉल्वेंसी है उसको कैसे डील करते हैं ये आज हम लोग देखेंगे। बाकी का जो मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर में पढ़ाया हुआ है आपको, वो सारा मैंने अभी बोर्ड पे लिख के रखा है, तो उसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करते जाऊंगी। तो आप जस्ट ध्यान देके सुनो लेक्चर को। देखो यहाँ पे VSM are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. 5:3:2 is what their profit sharing ratio. There are 3 partners. VSM are 3 partners. Their profit sharing ratio is 5:3:2. बैलेंस शीट दिया है आपको 31 मार्च 2019 का। बहुत ही सिंपल एज यूजुअल, जैसे बैलेंस शीट होता है वैसे ही है। सिर्फ एक चीज नोट करने जैसी है यहाँ पे, हियर वी आर हैविंग करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब करंट अकाउंट होता है तो हमें करंट अकाउंट भी बनाना है। तो देखिए, आपके सामने मैंने करंट अकाउंट भी बना के रखा है, एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, एक पार्टनर्स करंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल। ओके, तो ये 2 अकाउंट आपको कब बनाने हैं, जब पर्टिकुलरली करंट अकाउंट दिया है बैलेंस शीट में, तब आपको करंट अकाउंट बनाना ही है। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। आपको कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं। ट्रांसफर स्टेज में हम लोग ने देखा है कि डिसोल्यूशन के ट्रांसफर स्टेज में पहले के 2 लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको फर्स्ट करनी होती है, पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफर करनी होती है एट बुक वैल्यू, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्लोज द फर्म। हम लोग फर्म को क्लोज कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट का ईच एंड एवरी एलिमेंट आपको ट्रांसफर करना होता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे एसेट्स पहले देखेंगे। सन्ड्री एसेट्स है 1,28,000। तो देखो, सन्ड्री एसेट्स कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग। सन्ड्री एसेट्स को हमें क्लोज करना है, बैलेंस होता है उसका डेबिट, उसको क्लोज करना है, उसको क्रेडिट डालेंगे। और सन्ड्री एसेट ट्रांसफर होती है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। जर्नल के साथ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। वी आर गोइंग टू क्लोज द सन्ड्री एसेट अकाउंट। ओके, सन्ड्री एसेट को क्लोज कर रहा है। सन्ड्री एसेट आपके बुक में से जा रही है, इट गोज आउट, सो इट शुड बी क्रेडिटेड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन के डेबिट में हम लोग ने देखे यहाँ पे सन्ड्री एसेट को पोस्ट कर दिया एट बुक वैल्यू, दैट इज एट बैलेंस शीट वैल्यू। इट शुड बी पोस्टेड एट बुक वैल्यू। मैं यहाँ पे टिक करके रखती हूँ। अभी मैंने आपको ये समझा दिया कि फर्स्ट थिंग सन्ड्री एसेट को हमने पोस्ट कर दिया है। देयर आफ्टर बैंक अकाउंट का बैलेंस है 16,000, सो वी हैव टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट ऑल्सो। तो देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000, ये मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 आया है बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। करंट अकाउंट ऑफ एम, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, एम का डेबिट बैलेंस है। तो करंट अकाउंट में, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में एम के डेबिट साइड में, एम कॉलम में डेबिट साइड में मैंने उसका बैलेंस लिख दिया 26,000, बिकॉज एम हैज डेबिट बैलेंस। एम करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है, तो उसको 26,000 को करंट अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करना है, जो हमने करके रखा है। ओके, तो ये हो गई आपकी एसेट साइड ट्रांसफर। नाउ कम टू लायबिलिटी साइड। कैपिटल अकाउंट में देखो, VSM का कैपिटल दिया है आपको 50, 40, 30, सो इट इज वेरी सिंपल। वी आर हैविंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने पास है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने ये बैलेंस डाल दिए हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 40,000, 30,000। ओके, तो ये जो है इसका पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने करके रखा है। ये ट्रांसफर स्टेज मैंने आपके लिए पहले ही सॉल्व करके रखी है, जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे उसको करना होता है। करंट अकाउंट में देखिए, करंट अकाउंट में 2 पार्टनर जो है V एंड S,
उनका क्रेडिट बैलेंस दिया है, लाइबिलिटी साइड में है मतलब उनका क्रेडिट बैलेंस है, अगर एसेट साइड में होता है तो वो डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे उनका क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको हमने पोस्ट किया है पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बी के कॉलम में 6000, एस के कॉलम में 6000. दिस इज व्हाट द ट्रांसफर ऑफ करंट अकाउंट बैलेंसेस ऑफ वी एंड एस. Thereafter, two outsider liabilities are there, 28,000 and 10,000, that we have posted on the credit side of realization account. जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन के क्रेडिट में लाइबिलिटीज पोस्ट होती है, तो यहाँ पे देखिए बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 28,000, बिल्स पेएबल 10,000, इन द आउटर कॉलम वी हैव ट्रांसफर द टोटल 38,000. ओके, ये पूरी लाइबिलिटीज हम लोग ने ट्रांसफर कर दी, ईच एंड एवरी एलिमेंट हम लोग ने बैलेंस शीट का यहाँ पे ट्रांसफर करके रखा है. नाउ मूव ऑन टू द एडजस्टमेंट. अभी एडजस्टमेंट देखेंगे, तो देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बता रही है, एसेट्स को बेचा है, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड एट 80% ऑफ बुक वैल्यू. सन्ड्री एसेट रियलाइज्ड एट 80% ऑफ बुक वैल्यू मतलब एसेट बेच के कितना पैसा आया है, 80% ऑफ द बुक वैल्यू. व्हाट इज द बुक वैल्यू, 1,28,000 इज द बुक वैल्यू. उसमें का 80% रियलाइज्ड हुआ मतलब एसेट 80% अमाउंट को बेची गई. तो आपको करना क्या है, 1,28,000 के 1,28,000 का 80% आपको निकालना है. आपके लिए मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ, 1,28,000 का 80% आपको निकालना है. दैट्स अमाउंट्स टू, इसका अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो वो आता है 1,02,400. 80% अमाउंट सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको इसको सॉल्व करके अमाउंट निकालना है कि 80% अमाउंट कितना आता है, तो वो आता है 1,02,400. ओके, सॉल्व करके देखिए आपको भी ये अमाउंट आएगा 1,02,400. इतना पैसा एसेट बेच के आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, पैसा आ रहा है, इट कम्स इन, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू, एसेट कहाँ पे है, रियलाइजेशन के डेबिट में. अभी उसका भी रिकॉर्ड हम लोग निकाल रहे हैं, एसेट बेची गई तो रियलाइजेशन को क्या दो, क्रेडिट दो. सो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने डाल के रखा है, देखो बाय बैंक सन्ड्री एसेट्स एट 80%, 1,02,400. और दूसरा इफेक्ट देना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, अगर भूलोगे तो आपका प्रॉब्लम टाली नहीं होगा. सो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन 1,02,400 एज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बैंक अकाउंट के डेबिट में, ये दो इफेक्ट आपको डालने ही है, बिल्कुल नहीं भूलना है इसको. ठीक है, तो ये आपने कर दिया. अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, इसको मैं रफ कर देती हूँ आपके लिए, टेम्पररी लिखा था मैंने इसको यहाँ पे. ओके, तो अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, देखो अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 पेड ऑफ. अनरिकॉर्डेड मतलब क्या, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में किधर भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड में है नहीं है. सो ऐसे कुछ भी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस अगर आपको सडनली पे करने पड़ते हैं, डिसोल्यूशन में कुछ भी लाइबिलिटी अगर सडन अराइज होती है, उसको आपको पे करना पड़ता है, देन इट इज योर एंटायर लॉस, इट इज ट्रीटेड एज अ लॉस. लॉस करके ट्रीट किया जाता है. मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था आपको, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. तो जो भी लॉसेस है, जो भी एक्सपेंसेस है इन डिसोल्यूशन केस, दैट यू हैव टू ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. सो यहाँ पे हम लोग ने ये जो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस 8,000 पे किए हैं, उसको हम लोग ने ट्रांसफर किया रियलाइजेशन के डेबिट में, बिकॉज वी आर पेइंग फॉर अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस. हम लोग पे कर रहे हैं, सो मनी गोज आउट. सो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट पक्का है. और लॉस है, लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में. तो देखो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन टू बैंक. सो पोस्टिंग में देखो मैंने कहाँ पे डाला है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन के डेबिट में 8,000. और क्योंकि पैसा जा रहा है, दूसरा इफेक्ट आएगा यहाँ पे. तो देखिए दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में डाला हुआ है, बाय रियलाइजेशन 8,000 ये डाल दिया. ठीक है, दिस इज फॉर एडजस्टमेंट नंबर 2. 8,000 हम लोग ने पे किया है. देयरआफ्टर सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल वेयर पेड ऑफ फॉर 34,000. तो
तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल कितने के हैं, कितने में पे हो रहे हैं, ये बिल्कुल देखना नहीं होता है डिसोल्यूशन के केस में। जो भी किसी भी पेमेंट के ऊपर जो भी लॉस रहेगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, ऑटोमेटिकली इट विल गेट एडजस्टेड। एसेट बेच के कभी ये नहीं सोचना है कि अरे पापा 1,28,000 की एसेट थी और हम लोग ने उसको 1,02,400 में बेचा तो प्रॉफिट लॉस, कुछ लॉस हुआ है तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। दैट विल गेट एडजस्टेड ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर क्लोजिंग दैट रियलाइजेशन अकाउंट। ऑटोमेटिकली आपके डेबिट में 128 है और क्रेडिट में 1,02,400 है, तो डेबिट एक्सेस है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट की डेबिट साइड एक्सेस है, इसका मतलब वो लॉस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जब हम लोग उसको क्लोज करेंगे, फाइनली जब प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन का निकालेंगे तो वो एडजस्ट होता है। तो एक स्टूडेंट बात बिल्कुल ध्यान में रखो, जब डिसोल्यूशन के केस में रियलाइजेशन के ऊपर जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसमें इंडिविजुअल एसेट्स आप बेच रहे हो या फिर लायबिलिटी सेटल कर रहे हो, वो कम ज्यादा अमाउंट को सेटल कर रहे हो तो सेपरेट उसका प्रॉफिट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। जितने अमाउंट को एसेट बेच रहे हो सीधा वो रिकॉर्ड कर दो, जितने अमाउंट को लायबिलिटी पे कर रहे हो सीधा वो रिकॉर्ड कर दो। ऑटोमेटिकली एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। ओके, आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है उसके ऊपर उसका प्रॉफिट लॉस एडजस्ट होने वाला है। ओके, तो ज्यादा दिमाग को तकलीफ हमें नहीं देनी है, जितने भी अमाउंट को लायबिलिटी पे की है उतने अमाउंट को हमें रिकॉर्ड करनी है। तो देखिए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है आपके लिए, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, कितने अमाउंट को पे किया, 34,000 को पे किया। सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल टोटल अमाउंट 34,000। सेकेंड इफेक्ट डालना बिल्कुल नहीं भूलना है स्टूडेंट्स, सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में डाला हुआ है बाय रियलाइजेशन 34,000। ओके, तो ये हम लोग ने पे किया क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल सेटल करने के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। एडजस्टमेंट नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं 6,000 रुपीज। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, whatever expenses, whatever losses are there in case of dissolution are to be recorded on the debit side of this nominal account। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में उसका इफेक्ट देना होता है बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सो हियर वी आर पेइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं हम लोग। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये नेक्स्ट इफेक्ट मैंने डाला हुआ है, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट, ये हो गया realization expenses again to bank because we are paying for realization expenses, money goes out, so to bank। देखिए यहाँ पे तीनों एंट्री में अगर आप देखोगे तो टू बैंक पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट पक्का है और रियलाइजेशन को डेबिट पक्का है। तो यहाँ पे मैंने सारा डिस्क्रिप्शन भी देके रखा है। टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 6,000। सेकेंड इफेक्ट बिल्कुल नहीं भूलना है, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में 6,000, दिस इज व्हाट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ओके, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड हो गए। ठीक है, तो हम लोग ने फोर्थ एडजस्टमेंट तक फिनिश कर दिया। अभी देखेंगे हम लोग लास्ट वाला एडजस्टमेंट जो मैंने रखा है आपके सामने, उसको सॉल्व करूंगी जो पर्टिकुलरली इंसॉल्वेंसी केस से रिलेटेड है। एम बिकम इंसॉल्वेंट एंड 2,000 वेर रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। तो अभी एम इंसॉल्वेंट हुआ है और उसके प्राइवेट एस्टेट से कितना रिकवरी हुआ है, 2,000 रुपीज का रिकवरी हुआ है। तो इसको कैसे डील करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल entire problem is finished now. The next thing we have to do is what? We have to close the realization account। तो realization account को close करेंगे, देखेंगे उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे तो फिगर्स के ऊपर नजर डालने से ही पता चलता है कि आपकी 1,76,000 ये जो मैंने टोटल लेके रखी है यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है। तो यहाँ पे डेबिट ज्यादा है तो 176 डेबिट साइड मैंने लिख के रखा है, 1,76,000 डेबिट की टोटल है। ये 1,76,000 में से अभी आपको क्रेडिट माइनस करना है। तो क्रेडिट माइनस करने के बाद आपको मिलेगा या तो प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट शॉर्ट है तो आपको लॉस मिलेगा। तो ये लॉस कितना आ रहा है यहाँ पे आपका लॉस आएगा 35,600। ये आ रहा है आपका लॉस, 35,600 आपका लॉस आ रहा है। ये लॉस को हमें बांटना है।
कौन से रेशो में बांटोगे, बट ऑब्वियस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दिया हुआ है 5:3:2। सो ये जो 35,600 है इसको आपको बांटना है 5:3:2 में। कैसे बांटोगे, आपको यहाँ पे चाहिए तो मैं करके बताती हूँ। 35,600 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना होता है, तो रेशो की टोटल लो, 5 + 3 8, 8 + 2 10। सो डिवाइडेड बाय 10, 10 से डिवाइड करोगे तो 3560 ये आपका आंसर आएगा। दिस जीरो गेट्स कट। सो 3560, तो इसको कैसे बांटोगे, v का आएगा 3560 मल्टीप्लाइड बाय v का रेशो है 5, 3560 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3560 मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसे करके आपको इसको बांटना है। ओके, तो v का आएगा आपका, देखो यहाँ पे आपके लिए चाहिए तो लिखती हूँ 3560 मल्टीप्लाइड बाय 5, लिखना नहीं है पेपर में, आपको समझ में आए इसीलिए मैं टेम्पररी लिख रही हूँ। 3560 मल्टीप्लाइड बाय 3, रेशो से कैसे निकालते हैं इसको, 3560 मल्टीप्लाइड बाय 2। 3560 कैसे आया, मैंने यहाँ पे करके बताया है आपको, डिवाइडेड बाय 10। 10 कहाँ से आया, तो ये रेशो की टोटल लेनी है आपको। रेशो की टोटल है 5:3:2, 10 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया। ये आंसर को 5, 3, 2 से मल्टीपल करोगे तो आपको इंडिविजुअल पार्टनर का जितना लॉस है उतना मिलेगा। तो ये लॉस कितना आता है, ये लॉस आ रहा है 17,800, यहाँ पे 17,800, 10,680 एंड लास्ट वन आ रहा है 7,120, ये लॉस आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे नहीं बताना है पेपर में, ये मैंने आपके लिए करके बताया कि इसको कैसे निकालते हैं। तो सीधा सिर्फ मैंने यहाँ पे जो लॉस की अमाउंट है वो लिख दी। ओके, ये आ रहा है लॉस। लॉस कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में उसे आपको ट्रांसफर करना है। तो लॉस रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे देखिए 17,800, 10,680, 7,120, ये लॉस ट्रांसफर करके रखा है मैंने। रियलाइजेशन लॉस 17,800, 10,680, 7,120, ये उसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग ने दे दिया। नाउ कम टू द लास्ट एडजस्टमेंट। अभी ये जो इंसॉल्वेंसी केस है उसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो कौन इंसॉल्वेंट हुआ है, एम इंसॉल्वेंट हुआ है और एम से कितना रिकवर्ड हुआ, 2,000 रुपीज रिकवर्ड हुआ, पैसा आया, इट कम्स इन, पैसा आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट ये पक्का है और बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल, आपको क्या इफेक्ट देना है इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल। तो यहाँ पे एम इंसॉल्वेंट हुआ है, एम से जितना पैसा उसके प्राइवेट एस्टेट से आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिखूंगी टू एम्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट 2,000, ये मैंने लिखा। और एम्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैंक, सिर्फ एम के कॉलम में ऑफकोर्स एम से पैसा आ रहा है तो 2,000 वहां पे लिख दिया। ठीक है, ये होने के बाद अभी आपको क्या करना है, ये होने के बाद आपको अभी क्लोज करना होता है एम का अकाउंट, एम का अकाउंट क्लोज करना है बिकॉज एम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो एम का कुछ तो पहले क्या करो, यहाँ पे करंट अकाउंट भी दिया है तो आपको क्या करना है, करंट अकाउंट को पहले क्लोज करके, करंट अकाउंट के अगर करंट नहीं होता है तो डायरेक्टली हम लोग कैपिटल पे आ जाते थे, लेकिन करंट अकाउंट भी दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लोज दैट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के जितने भी बैलेंसेस आएंगे वो ट्रांसफर होंगे पार्टनर्स कैपिटल में और बाद में पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे। सो जस्ट क्लोज द करंट अकाउंट नाउ। वी को क्लोज करते हैं, वी का डेबिट साइड देखो कितना है 17,800, एस का डेबिट साइड है 10,680 और एम का डेबिट साइड का टोटल है 33,120, ये एम की डेबिट की टोटल है 33,120। ओके, तो ये डेबिट की टोटल ले ली मैंने, इसको अभी मैं क्रेडिट में लिखूंगी 17,800, 10,680, 33,120, ये यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड में लिख दी। अभी आपको क्या करना है, करंट अकाउंट को क्लोज करो। तो देखो वी के क्रेडिट में एक फिगर दिख रहा है हमें 6,000, एस के क्रेडिट में फिगर दिख रहा है 6,000, उसको क्लोज करना है और उसके जो बैलेंसेस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
17,800 में से 6,000 गया तो 11,800 ये आएगी आपकी फिगर, बैलेंसिंग फिगर जो कैपिटल में जाएगी। 10,680 में से 6,000 गया तो 4,680 आएगा जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। और एम की फिगर पूरी 33,120 पूरी जाएगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल में। ये कर दिया मैंने करंट अकाउंट को क्लोज। अभी करंट अकाउंट क्लोज करने के बाद ये जो बैलेंसेस है इसको ट्रांसफर करो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो करंट के क्रेडिट में आए हैं तो कैपिटल के डेबिट में ही जाएंगे। ऑफ कोर्स वहां पे क्रेडिट गिरा है तो यहाँ पे डेबिट ही जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऐसा इफेक्ट आया है। तो 11,800 वी के कॉलम में लिख दिया, एस के कॉलम में 4,680 एंड 33,120 इन एम्स कॉलम, ये लिख दिया। अभी कैसे करेंगे लास्ट वन। एम डिक्लेयर हुआ है इंसॉल्वेंट, तो एम का आपको अकाउंट क्लोज करना है। एम से कुछ ना कुछ आपको डेबिट बैलेंस ज्यादा आएगा। एम इंसॉल्वेंट हुआ है तो देखते हैं एम का पोजीशन क्या है। पहले एम अकाउंट को क्लोज करना है, एम का बैलेंस देखना है। तो एम का डेबिट साइड है 33,120 और क्रेडिट साइड है 32,000। सो जो साइड ज्यादा है टेक द टोटल ऑफ दैट साइड फर्स्ट, उसकी टोटल लो। तो 33,120 मैंने एम की टोटल ले ली। 33,120 एम की डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है। 33,120 में से 32,000 माइनस करने के बाद, ओके लिसन केयरफुली, 33,120 में से 32,000 माइनस करने के बाद कितना बैलेंस आता है? कितना बैलेंस आता है? 1,120 इन टोटल 1120 ये बैलेंस आएगा। इसको मैंने पर्टिकुलरली ऐसे क्यों लिखा है? बिकॉज इट गेट्स डिवाइडेड, इट विल गेट डिवाइडेड अमंग द सॉल्वेंट पार्टनर वी एंड एस। तो वी एंड एस में वो डिवाइड होगा। 33,120 में से 32,000 माइनस करोगे तो 1120 ये उसका आता है डेफिशिएंसी। ही कांट पे दैट अमाउंट, वो पैसा वो नहीं दे सकता है। देखिए पैसा आना है ना उससे, उसका डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट शॉर्ट है। तो एम से कितना पैसा आना है? 1,120 इतना पैसा आना है। बट एम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, एम के पास पैसा है नहीं। 2,000 उसके प्राइवेट एस्टेट से रिकवर हो रहा था, बस उतना ही रिकवर हुआ, बाकी उसके प्राइवेट एस्टेट से और कुछ भी रिकवर नहीं हो सकता। तो ये जो लॉस है, ये लॉस हमें किसे ट्रांसफर करना है? बट ऑब्वियस वी एंड एस को ट्रांसफर करना है। वी एंड एस विल बेयर दिस डेफिशिएंसी। तो इसको कौन बेयर करेगा? वी एंड एस बेयर करेंगे। तो हमें कैसे लिखना है? यहाँ पे आएगा बाय वीज कैपिटल अकाउंट एंड बाय एस कैपिटल अकाउंट। ये डेफिशिएंसी को हमें बांट देना है वी में और एस में। कौन से रेशो में जाएगा? तो रेशो देखो, वी एंड एस का रेशो क्या है? ये है वी एंड एस का रेशो 5:3। तो ये जो 1120 है इसको 5:3 में बांटना है। 1120 डिवाइडेड बाय 5:3 टोटल आता है 8। ओके, तो इसका आंसर जो है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। जो भी इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है। एक बार 5 से करेंगे और एक बार 3 से करेंगे। ओके, तो इसका आंसर कितना आता है? इट इज 140। तो 140 मल्टीप्लाइड बाय 5, 140 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये जाएगा v को, ये जाएगा s को। ओके, 140 मल्टीप्लाइड बाय 5 700 जाएगा v को, 140 मल्टीप्लाइड बाय 5 420 जाएगा s को। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने ट्रांसफर कर दिया 700 एंड 420 v के डेबिट में और s के डेबिट में। इसको एडजस्ट करना है। 2 m's कैपिटल v के कॉलम में 700 और s के कॉलम में 420। अभी क्या करेंगे? अब हम इसको करेंगे क्लोज। इसको क्लोज करेंगे और जो भी डिफरेंस है v और s का वो जाएगा बैंक अकाउंट में। वो बैंक अकाउंट में डाल देंगे। तो क्लोज करते हैं। v का क्रेडिट ज्यादा है, देखो s का भी क्रेडिट ही ज्यादा है। तो टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ v एंड s। क्रेडिट की टोटल लो 50,000, 40,000,
और टोटल में से डेबिट अमाउंट माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो जाएगी टू बैंक अकाउंट। तो ये आता है 37,500 एंड 34,900। तो ये हमें अभी लिखना है। वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय वीज कैपिटल इतना पेमेंट होगा दोनों को 37,500 एंड 34,900। 37,500 एंड 34,900। अभी इसको क्लोज करेंगे। बैंक अकाउंट आपका फाइनली टैली होना चाहिए। तो आपका बैंक अकाउंट ये केस में टैली हो रहा है 1,20,400 को, 1,20,400 इतने अमाउंट को आपका बैंक अकाउंट टैली हो रहा है। अंडरस्टूड। यहाँ पे आपने किया क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज किया। पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करने के बाद जो भी बैलेंसेस आए कैपिटल में ट्रांसफर किए। देन देखा जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका डेफिशिएंसी कितना आता है, वो डेफिशिएंसी आ रहा था 1120। वो सॉल्वेंट पार्टनर में उनके रेशो में आपने बांट दिया 700 एंड 420 एंड लास्टली सॉल्वेंट पार्टनर्स को क्लोज करके जितना भी पैसा आ रहा है जितना भी उनका बैलेंस आ रहा है उसको आपको सेटल कर देना है थ्रू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग ने इन लोग को सेटल किया है 37,500 एंड 34,900। दिस इज द फाइनल सेटलमेंट दैट वी एंड एस इज गोइंग टू गेट। इतना पैसा उनको मिलने वाला है। तो ये ट्रांसफर करने के बाद फाइनली जब आपका बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा, इट मीन्स योर प्रॉब्लम इज एंटायरली करेक्ट। Okay, so this is the way to deal with the insolvency case. सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी को इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। Thank you for watching. In my next lecture, I will try to cover all partner insolvency case. तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे all partner insolvency को कैसे सॉल्व करते हैं। Thank you.